चलिए, ऑडियो क्लियर है? चल शुरू करें। कहां तक हुआ था बताइए? सम कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। नंबर वन, सम कंपाउंड्स ऑफ बोरोन में लिखे नंबर वन, ये गेट लगा देना है। सम कंपाउंड्स ऑफ बोरोन में लिखे नंबर वन, डाइबोरेन। डाइबोरेन हमारे पास तीन तरह के कंपाउंड है, तीन तरह के कंपाउंड हमारे पास है बोरोन की। एक डाइबोरेन, बोरेक्स और तीसरा बोरिक एसिड, है ना? तो वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले डाइबोरेन के बारे में बात कर लेते हैं। डाइबोरेन के बारे में बहुत सी बातें तो आप जानते होंगे, क्योंकि हमने इससे पहले डाइबोरेन के बारे में बात कर चुके हैं। तो अब जल्दी जल्दी बता देना उनके बारे में जो भी पूछूं, और फिर हम इसके अंदर वो बात करेंगे जो हमने बात नहीं की। चलिए, अच्छा बताइए B2H6 के बारे में। सबसे पहले डाइबोरेन में बोरोन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 या sp3? sp। अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है? लुईस एसिड है, बनाना बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 है, 2 सेंटर 2 4 है, 2 सेंटर 2 4 है। अच्छा, बनाना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, टर्मिनल। अच्छा, क्या अभी भी ये लुईस बेस से रिएक्शन कर सकता है? अच्छा, अंदर वाला एंगल ज्यादा है बाहर वाला? क्या बाहर वाले की वैल्यू 120 है? अच्छा, प्लेनर स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर? सारे एटम एक ही प्लेन में? अच्छा, 2 बोरोन और 4 हाइड्रोजन टर्मिनल एक ही प्लेन में है, 2 ब्रिज वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये बात हम लोग पहले कर चुके थे। अच्छा, बनाना बॉन्ड आर लॉन्गर देन टर्मिनल एंड स्ट्रॉन्गर देन टर्मिनल। अच्छा, स्ट्रॉन्गर होना और लॉन्गर होना क्या एक ही बात है? अलग अलग रीजन से एक्सप्लेन किया जाता है। सही है बात। अब आप यहां पर बात करेंगे B2H6 की प्रिपरेशन मेथड के बारे में। लिखे, सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करेंगे। प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले लैब मेथड की बात करेंगे। लैब मेथड मतलब लैब के अंदर ये कैसे बनाया जाता है इसकी बात करें। तो लैब मेथड के अंदर अगर बात करें नंबर वन, तो सबसे पहला है NaBH4 + I2। सही है, NaBH4 + I2 यही रिएक्शन जो है ये आई हुई है और इसमें प्रोडक्ट पूछा गया है, तो इसी के बारे में बात करना है। चलिए, NaBH4 + I2 के अंदर बात करें तो NaBH4 + I2 के अंदर सबसे पहले बताइए, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है? ये तो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा ही होगा। क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है? चलिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड बताइए, क्या सोडियम प्लस और BH4- होगा क्या? BH4- कैसे बना होगा? BH3 + H-। सही है बात। H- बताइए, क्या यहां पर H- एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? सेल्फ को ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। सही है, सेल्फ को ऑक्सीडाइज सामने वाले को और रिड्यूस ये होने को तैयार है। क्या बना बोलो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है। देखिए, सोडियम चला गया, आयोडीन चला गया, H- चला गया, बचा कौन? BH3 बचा है। BH3 बताइए, मोनोमर स्टेबल या अनस्टेबल? क्या डाइमर की फॉर्म में रहेगा क्या? बन गया B2H। सही है, बहुत आसान तरीका है, सिंपल तरीका। इसके प्रोडक्ट पूछे जा चुके हैं, तो एग्जाम में प्रोडक्ट पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस बार, ठीक है। इसके बाद दूसरी रिएक्शन, ये लैब मेथड है। दूसरी रिएक्शन देखो, BF3 + LiAlH4। चलो बताओ जल्दी, क्या बनेगा? ये जोड़ दो ऐसे, बताइए सबसे पहले क्या बनेगा? लिथियम का फ्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम का फ्लोराइड प्लस डायरेक्ट B2H6। ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए तीसरी रिएक्शन आपसे पूछे BF3 + NaH, बताओ क्या बनेगा? बोलो डायरेक्ट, जल्दी बोलो। NaF + B2H6। बोलो बेटा, सही है क्या? चलिए, फोर्थ नंबर बताना। ऐसे ही जोड़ तोड़ करके बता देना, या तो वही करनी है, तो यहां पर तो बहुत आसान है। बताइए, सोच के बोलिए। BCl3 LiAlH4, बोलो बेटा, प्लस AlCl3 + B2H6। बोलो बेटा, सही है गलत?
चलिए 5वां नंबर अगर मान लीजिए ऐसे पूछा जाए BCl3 प्लस NaH, बताओ क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। NaCl प्लस B2H6, बोल बेटे सही है क्या? बताइए। प्रिपरेशन इस तरह की बहुत आसान रिएक्शन है, और एक रिएक्शन ये वाली जो है इंपॉर्टेंट, वो पढ़कर जानी है। देखो बाकी आसान है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आंसर देना है। फ्लोरीन फ्लोरीन यहां पर जोड़ देना है और हाइड्रोजन बोरोन के साथ जोड़ देना है और B2H6 बना देना है डायरेक्ट। तो बहुत आसान बात है, बहुत सिंपल तरीका है। तो B2H6 की इतनी सारी प्रिपरेशन में से देखिए, ये लैब फिनोमिना है, लैब में फिनोमिना, और ये थर्ड वाला जो है ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस। थर्ड वाला इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, फर्स्ट वाला लैब मेथड। अपन को लैब मेथड से मतलब है क्योंकि वही एग्जाम में आया है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। भूल जाओ तब भी इस तरीके से याद रखिएगा प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा एक चीज बताइए, ये बुलेट प्रूफ जैकेट किससे बनाओगे आप? वाटर प्रूफ? अच्छा ठीक, वेरी गुड। कॉस्मेटिक सर्जरी? ये तो याद होना ही चाहिए, उड़ीसा के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ना? जरूरी है। अच्छा क्या सिलिकॉन्स क्या वाटर प्रूफिंग की जा सकती है? सिलिकॉन से क्या वाटर प्रूफिंग दीवारों पर की जा सकती है? एशियन पेंट में मिला होता है, वाटर से रिएक्शन करेगा नहीं करेगा? अच्छा क्या ऑलमोस्ट इनर्ट होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं, क्या आर्टिफिशियल होते हैं, नेचुरल क्या सिलिकेट्स होते हैं? अच्छा सारे के सिलिकेट्स प्लेनर नॉन प्लेनर? सिलिकॉन क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? सारे सिलिकेट्स में सिलिकॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा ये पॉलीमराइज होने का रीजन क्या है? पाई बॉन्ड का बनना या ना बनना? अच्छा लड़ाई सिग्मा की है या पाई की? अच्छा जहां पाई बन जाएगा वो पॉलीमराइज होगा नहीं होगा? और जहां पाई नहीं बनेगा क्या वो पॉलीमराइज हो जाएगा? अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड पॉलीमराइज हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि पाई बन गया क्या? पर क्या SiO2 क्या पॉलीमराइज होता है? अच्छा SiO2 इज अ टाइप ऑफ 2D सिलिकेट या 3D? हाँ कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है 2D में? 2D में कितने? अच्छा 2D का दूसरा नाम शीट सिलिकेट है। अच्छा सिलिकॉन सर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड? सिलिकॉन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक। अच्छा इंसुलेटर है या कंडक्टर? पक्का? चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने, आप लिखे इसके नीचे, फिर थोड़ी देर बाद कुछ पूछूंगा अजीब से। हाँ बताइए इसके नीचे। अब क्योंकि हम जानते हैं कि ये लुईस एसिड है, और लुईस एसिड है तो लुईस बेस से रिएक्शन करेगा, तो लिखेंगे रिएक्शन ऑफ B2H6 with a different type of Lewis base. Reaction of B2H6 with a different type of Lewis base. Reaction of B2H6 with a different type of Lewis base. तो मैं लुईस बेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। देखिए तो रिएक्शन ऑफ B2H6 विद डिफरेंट टाइप ऑफ लुईस बेस, आइए बात करें। छोटी सी बात है, बहुत आसान चीज है, थोड़ा सोचना, है ना? जैसे पूछूंगा सोच के बोलना, पर थोड़ा सा जरूरी है। देखिए मैंने लुईस बेस वो उठाए पहले जिनमें क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करना होता है। बताइए क्या 1 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? 2 डिग्री
3 डिग्री, याद है ना? चेक कर लोगे? अच्छा, अल्कोहल में है 1 डिग्री में। अच्छा, ईथर में क्या ऑक्सीजन अकेला है? एसीटोन में क्या ऑक्सीजन अकेला है? क्या आपको OH ग्रुप चाहिए? क्या आपको NH ग्रुप चाहिए? अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताओगे? अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये कैसे लुईस बेस है? अच्छा, लुईस बेस का मतलब बताइए, क्या लोन पेयर रखने वाला है? क्या लोन पेयर ज्यादा देगा या जल्दी देगा? क्या वही लुईस बेस होता है क्या? अच्छा, बैक बॉन्डिंग से क्या लुईस बेसिक नेचर अफेक्ट होती है क्या? क्या लुईस एसिडिक नेचर भी अफेक्ट होती है क्या? अच्छा, बैक बॉन्डिंग से लुईस बेसिक नेचर लेस या मोर? पक्की बात? जो लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जा चुका है वो फर्दर किसी और को दिया क्योंकि वो कोई और फंसा। सही है ना बात? अब देखिए यहां पर बताइए, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है? तो पहला लुईस बेस ये, दूसरा टाइप का देख लो, ये देख, ये है विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया लुईस बेस को, विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग और विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जांपल के तौर पर बात करें, बताइए क्या CO में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? भाई हाइड्रोजन नहीं है, इतना सोचना विचारना किस बात का है? भाई आप इतना सोच रहे हो, मतलब इतना गहन विचार क्यों कर रहे हो? इतना डीप थॉट्स आपके पास कैसे आ रहे हैं इतने? बताइए क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? भैया ये क्या लिखा हुआ है? तो तेरे को यही डायरेक्ट बोलना है कि नहीं है? अब मैं चाहे कुछ भी लिख दूं, सही है ना? इससे आंसर दे दो यार। बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है? है या नहीं है? अच्छा, है या नहीं है? THF का फुल फॉर्म बोलो। क्या इसमें ऑक्सीजन सिंगल है, उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ? तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। 3 डिग्री अमाइन, हाँ क्या नहीं है? तो बताइए कैसे लुईस बेस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है? पर फिर भी क्या लुईस बेस है क्या? लोन पेयर सभी के पास है क्या? बिल्कुल। तो मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, आप देख लो अच्छे से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करना आना चाहिए लुईस बेस के साथ, क्योंकि इसी तरीके से मैं बताऊंगा। हो सकता है इससे पहले आपने लार्ज साइज ऑफ लुईस बेस और स्मॉल साइज ऑफ लुईस बेस से किया हो, और आप खुद ही नहीं जानते कि लार्ज साइज कौन से, स्मॉल साइज कौन से। अंडरस्टूड बात है? नहीं समझ में आता या तो रट लो आप, तो रट लोगे तो पता चल जाएगा लार्ज साइज कौन। अच्छा, इसको क्या मानोगे, स्मॉल या लार्ज? पता ही नहीं है ना, क्यों पता ही नहीं है। बेटर ऑप्शन कि विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग और विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आप करो तो डिफरेंशिएट करना क्या होगा, आसान हो जाए। आइए इसके अंदर बात करें। पता मुझे अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं? क्या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है क्या? अच्छा, डाइपोल डाइपोल स्ट्रॉन्ग होता है या आयन डाइपोल? अच्छा, डिबाई स्ट्रॉन्ग होता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? डिबाई या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अच्छा, वन होल फोर्स 3 तरह के होते हैं क्या? क्या KDL है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, वन वॉर? आयन डाइपोल स्ट्रॉन्ग है, डाइपोल डाइपोल? आयन डाइपोल स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग? आयन डाइपोल स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ ले इस बात को बेटे अच्छे से, ठीक है ना बात? अब इधर उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो, मत देख इधर उधर। आओ, इधर देखो बेटा चुपचाप, आज सुनने का दिन है। बताइए, ये लुईस एसिड है या लुईस बेस? लुईस। क्या बेटे ये क्या इस पर अटैक करना चाहेगा? अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या रिच? क्या अटैक करना चाहेगा? अटैक करेगा तो ये टूटेगा, टूटेगा, टूटेगा तो तोड़ने के दो तरीके, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। मान लीजिए मैंने सिमेट्रिकल तोड़ा, ध्यान देना, क्या तोड़ा? सही है, सिमेट्रिकल तोड़ा, कितने मोल BH3 बनेगा? अब दिमाग लगाना थोड़ा, क्या 2 मोल BH3 बना क्या? अब बताइए ये क्या है, पोलर नॉन पोलर? जल्दी बोल। परमानेंट टेम्परेरी?
क्या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है क्या? अमोनिया के अंदर दोनों अमोनिया के बीच में जो अमोनिया पॉलीमर है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और क्या वो डाइपोल डाइपोल है? डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप है डाइपोल डाइपोल। बताइए ये क्या है, पोलर नॉन पोलर? हाँ बोल दे, कोई बात नहीं, आराम से, डरो नहीं। पहली बार जो जुबान पर आंसर आ गया वही सही होता है, उसके बाद ज्यादा सोचोगे कि गलत ही आता है। बताइए पोलर नॉन पोलर, ये बोलो। क्या इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? अब ये इससे अट्रैक्शन लगेगा तो बताइए क्या ये मॉलिक्यूल अमोनिया वाला क्या इस पर डाइपोल को इंड्यूस करेगा? नया अट्रैक्शन क्या लगेगा? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्या वो डिबाई है क्या? क्या पहले इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? बताइए स्ट्रॉन्ग कौन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डिबाई? हाइड्रोजन। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब बताइए क्या ये अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़कर क्या डिबाई लगाने आएगा? क्यों नहीं आएगा? हाँ बताइए पुराना वाला क्या स्ट्रॉन्ग है क्या? नया वाला जो लगेगा क्या वो वीक है क्या? इसका मतलब अमोनिया पुराने वाले को छोड़कर नए वाले के पास। सही है, याद आई वो बात? बताइए कोई भी पुराने वाले को कब छोड़ेगी? जब नए वाले में। अदरवाइज पुराने वाले को छोड़ना अच्छी बात ना, इधर के ना, कम से कम एक तो रहे। ठीक है बात, आइए समझिए बात। ये B2H6 ऐसी बात बोल रहा है मतलब, है ना, पर्सनली मत लेना बेटे, तो बहुत पर्सनली लेते हो। बताइए फिर से बात कर लेते, जल्दी से देख लो, आप जल्दी बोलना। बताइए अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? अगर ये अमोनिया इसको सिमेट्रिकल ब्रेक करता है तो लगने वाला नया अट्रैक्शन क्या डिबाई होगा? डिबाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक स्ट्रॉन्ग, तो अमोनिया अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़कर आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब यहां पर सिमेट्रिकल तोड़ना अच्छी बात, क्योंकि अमोनिया उससे कोई फायदे में नहीं है, नुकसान में ही, पर उसको चाहिए फायदा। और फायदा कैसे उठाया जाता है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। सही है। अब आइए अनसिमेट्रिकल ब्रेक करते हैं इसको। अनसिमेट्रिकल तोड़ेंगे तो देखा, बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं, बिल्कुल आसान बात। अनसिमेट्रिकल तोड़ा, बताइए क्या बेटा BH4- बनेगा क्या? आयन या डाइपोल? क्या BH2+ बनेगा क्या? आयन या डाइपोल? अब बताइए जो नया अट्रैक्शन लगेगा इसके और अमोनिया के बीच में, बताओ क्या वो आयन डाइपोल होगा क्या? क्या अमोनिया के अंदर डाइपोल डाइपोल है क्या? आयन डाइपोल स्ट्रॉन्ग है या डाइपोल डाइपोल? इसका मतलब क्या अमोनिया उस पुराने वाले को छोड़कर नए वाले के पास आ जाएगा? आना ही पड़ेगा, क्योंकि नया वाला स्ट्रॉन्ग है, पुराना वाला तो खुद के अट्रैक्शन को छोड़कर किसी और के साथ आने के लिए तैयार। सही बात है। अब बात आती है कि साहब किससे रिएक्ट करेंगे, तो देखो BH4- के बारे में थोड़ी सी बात देखो। ये BH4- कैसे बना होगा? 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये H- है। बताने बेटा ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? स्टेबल या अनस्टेबल? इसके अलावा अमोनिया को इससे रिएक्शन करने की जरूरत, अमोनिया को जरूरत नहीं, इसको जरूरत, क्योंकि इसके पास आप वैकेंट ऑर्बिटल ही, और ये लुईस एसिड भी। अच्छा एक बात और बताओ, बोरोन के पास वैकेंट होता कितना है? तो वो लोन पे कितना लेगा? क्या वो ले चुका है क्या? अब इसके पास वैकेंट, इसका मतलब अब ये लुईस एसिड भी, पर अगर इसके पास वाला देखो तो क्या ये भूखा है क्या? बताइए कुछ खाएगा क्या? तो बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने और चाहिए? कितने अमोनिया ले लूं? क्या 2 मोल अमोनिया लेने से काम चल जाएगा क्या? और एडक्ट बन जाएगा क्या? क्या ये लुईस एसिड और ये लुईस बेस है क्या? क्या एडक्ट बना गया बेटे? स्टेबल या अनस्टेबल? बोलिए सही है बात, ठीक। अब बताइए क्या बना, ये बताइए अब मुझे आप, कि ये अमोनिया या ऐसे लुईस बेस जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो B2H6 को कैसे तोड़ना चाहेंगे? अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल तोड़ना चाहेंगे ताकि लगने वाला नया अट्रैक्शन पुराने वाले से
स्ट्रांग हो। सही है बेटे। अब आइए, टूटने के तरीके दो होते हैं भाई, कोई तीसरा जानता हो तो बता देना मुझे बाहर। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होते हैं, दो ही तरीके होते हैं, तीसरा तरीका इसके अलावा नहीं होता टूटने का। तो अगर यहां पर अनसिमेट्रिकल टूटा है तो यहां कैसे टूटेगा? अंडरस्टूड बात है, लड़ाई थोड़ी है किसी चीज की। ये देखो चुपचाप, जरूरी है बेटे। ये देखिए, ये दो सीओ यहां पर आ गया, ये यहां से इसने इसको तोड़ा। कैसा तोड़ा? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल सिस्टम इज मोर स्टेबल देन अनसिमेट्रिकल सिस्टम। जब एडेक्ट बनता है तो जैसे एंट्रोपी मिनिमाइज हो जाती है, एंट्रोपी मिनिमम होने से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए सिमेट्रिकल तोड़ना ज्यादा प्रेफरेबल होता है। पर वहां मजबूरी थी, क्योंकि वो अपना स्ट्रॉन्ग फोर्स तोड़ के कैसे आएगा? सही है। यहां पर बात करें तो क्या बनेगा? 2 मोल BS3, 2 मोल BS3 को 2 मोल ही CO अपना लोन पेयर देगा, हेडेक बनेगा बेटा चुपचाप। और यहां पर जो हेडेक बनेगा वो भी क्या होगा? स्टेबल। और हेडेक पे पूरी दुनिया जानती है कि इस दुनिया में कभी भी हेडेक बने क्या सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? अच्छा, हेडेक का बनना क्या एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब एसिड बेस रिएक्शन। सही है बात। अब बताइए, जब भी B2H6 से रिएक्शन की बात आएगी किसी लुईस बेस के बारे में, तो आप B2H6 को देखोगे या लुईस बेस को? और लुईस बेस पे क्या देखोगे? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो कैसे तोड़ेगा, और अगर नहीं है तो? अब जल्दी बताओ एक बार, ईथर कैसे तोड़ेगा? ईथर, ईथर, क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितना आसान तरीका है। सही है ना बात? अच्छा एक चीज बताना मुझे, ये पेरिडीन कैसे तोड़ेगा? बोलिए, पेरिडीन का फॉर्मूला बताओ। कोई बात नहीं, रहने दो, मैंने जो लिखवाया वही काफी है। यार, पेरिडीन में बताइए, क्या अकेले नाइट्रोजन है क्या? नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, तो अनसिमेट्रिकल तोड़ेगा या सिमेट्रिकल? सिंपल बात है यार। सही है ना बात? लिखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चेक करना आनी चाहिए, उसके लिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और पेरिडीन का स्ट्रक्चर C5H5N, C5H5N होता है। C5H5N बोलते हैं पेरिडीन को, और N के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है। तो आप जब भी आंसर देना हो आपको B2H6 से रिएक्शन के लिए, सबसे पहले लुईस बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चेक कर लो आप। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चेक करने के बाद जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो उसको अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग देगा, और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होगी वहां पर उसको सिमेट्रिकल ब्रेकिंग देगा। ऑर्गेनिक में भी तो करते होंगे आप अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल क्लीवेज, करवाते हैं ना C2H6 को, एक CS3 पॉजिटिव CS3 नेगेटिव, और एक CS3 फ्री रेडिकल। तो इस तरीके का भी, और एक बायो में भी करवाते होंगे आप। भाई तोड़ने के दो ही तरीके होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो फिर आज शनिवार है, बस अभी बस यहां से जाते ही बस। नहीं वो उसमें ऐड ज्यादा आते हैं, अगर थोड़ा लेट भी जाओगे तो पिक्चर बहुत बढ़िया, ऐड खूब आते हैं। हाँ भाई, 9:30 बजे तक बैठेंगे जब तक वो उसको घर से निकाल रहा होगा। तो
आज मैथ्स में स्पेशल होगा, खीर है, खीर बनवाया करो, जरूरी है, सुपर फूड है, ये मान के चलिए। लिखे, अरे इसी के लिए बोल रहा हूँ यार, जल्दी से इसको फिनिश करो, आगे चलेंगे, जल्दी करो। अभी इसके बाद किसकी क्लास है सर की? नहीं नहीं, कहाँ छोड़ते हैं अब, लेट है, अब तो टाइम से छोड़ते हैं सर, टाइम से छोड़ रहे हो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। वो हो सकता है कि मुझे भी आगे जाके लेट तक पढ़ाना पड़े, संभावना कुछ भी हो सकती, लेट तक पढ़ाना पड़े बेटे। हाँ, एंट्रोपी मिनिमाइज होने की वजह से एडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ गई, सिमेट्रिकल सिस्टम की एंट्रोपी कम होती, अनसिमेट्रिकल की एंट्रोपी बिगड़ी हुई होती, और हर सिस्टम अपनी एंट्रोपी को मिनिमाइज रखना चाहता है, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी, वरना स्टेबिलिटी कैसे आएगी? तो यहां पर आइए। अच्छा, कोई यहां एनसीईआरटी सबने ले रखी बेटा, खरीदी हुई है? अरे खरीद क्या रहा है, किसी के पास मोबाइल में पीडीएफ हो तो उसको मोबाइल में ले लो और उसमें से देख लो, क्वेश्चन ही तो करने हैं अपन को, मोबाइल तो फिर बेटा फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कोई जब ये खरीद भी नहीं सकता है, मोबाइल भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, तो फिर एक काम करना यार, मेरे पास से ले लेना, फिर बाद में दे देना जब हो जाएगा। पर सबके लिए थोड़ी है ऐसा सिस्टम, सब ऐसे थोड़ी है। चलिए एक काम करिए। ये यार ऐसे ऐसे देखो, मैंने बताई थी तुम्हें बात, अब तुम्हें मेरे पे बता रहे। भाई साहब डायलॉग डायलॉग बहुत बड़े बड़े थे, फिर जब जैसे मैंने यहां पर बताया उसी के बाद मेरे को ब्लॉक कर दिया, यहां पर जैसे वो बात बताई थी ना मैंने उस दिन, बस उसके जैसे मैंने बोला उसकी थोड़ी देर बाद में बाहर निकला क्लास लेके, उसका ब्लॉक। तो समझ में आ गया होगा, कोई है उम्मीदवार? चलिए, बेडो H6 पर H माइनस का अटैक करवाइए, मुझे बताइए H माइनस क्या लुईस बेस है क्या? चलिए अटैक करवाइए और प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा बोलो, आपके हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे वैसे प्रोडक्ट बनाइए आप, और मुझे बताइए फाइनल क्या बनेगा। ऐसे हवा में मत देखा करो, थोड़ा बहुत लिख भी लिया करो, सारा पेपर ही तू क्या आधे घंटे में नीट का पेपर देके आ जाएगा क्या? भाई ऐसे ऊपर देखता देखता नीचे आंसर ABC, अच्छा सी, चलो ऐ थोड़ी होता है, हाँ ऐसे थोड़ी, हवा में देखा और आंसर, ऊपर देखा नीचे देखा पंखे की तरफ देखा आंसर। आधे लोगों के तो हवा में आंसर आ जाते हैं, फिर बाहर जो लिस्ट चिपकती है उसमें 0 -1 नजर आते हैं। भाई 0 किसी के आया तो मेरे से मिलके जाना पर्सनली, उसको शाबाशी दूंगा, बहुत मेहनत की है उसने, हिसाब से लगाया बिल्कुल, प्लस माइनस बिल्कुल बराबर। 0 नंबर लाने वाले की मेहनत फर्स्ट रैंक से वाले लाने से भी ज्यादा है, उसका कैलकुलेशन मैथमेटिक्स अच्छी है, बायो गलत ले ली उसने, उसको मैथमेटिक्स लानी तेरी चाहिए थी। चलिए अटैक करवा के बताइए प्रोडक्ट क्या आया बोलो, हाँ क्या, BS और माइनस?
कितने मोल? क्या 2 मोल BH4 माइनस आएगा क्या? कैसे तोड़ा आपने? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? ऐसे तोड़ा ना। अब एक काम करो, इसको अनसिमेट्रिकल भी तोड़ो और प्रोडक्ट बताओ H माइनस के अटैक पर। ठीक है सर, एक तरीके से तोड़ा नहीं जा रहा, आप दो दो तरीके से तोड़वा रहे हैं। बताइए, इस बार तोड़ना है बेटे अनसिमेट्रिकल। पहले तोड़ा था सिमेट्रिकल, अब तोड़ो अनसिमेट्रिकल। प्रोडक्ट देखो एक बार, इसीलिए तो तोड़वा रहा हूं ताकि पता चले कुछ बात। जब आपने सिमेट्रिकल तोड़ा तो आपके पास BH4 माइनस 1 2 मोल आया। जब आपने अनसिमेट्रिकल तोड़ा तो आपके पास क्या आ रहा है ये देखो। हाँ, एक आ रहा है BH4 माइनस और दूसरा आ रहा है BH2 प्लस और 2H माइनस। जिनको जोड़ोगे तो वो भी BH4 माइनस होगा, तो आपके पास 2 मोल BH4 माइनस फिर से आए। देखो सही है ना बात? तो क्या पता चला इस बात से कि H माइनस के अटैक करने से B2H6 पे आने वाला प्रोडक्ट क्या है? सेम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिमेट्रिकल तोड़े या फिर अनसिमेट्रिकल। इसका मतलब दोनों तरह की ब्रेकिंग दे सकता है। ये B2H6 को सिमेट्रिकल ब्रेकिंग भी दे सकता है और अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग भी दे सकता है, क्योंकि आने वाला प्रोडक्ट सेम है। इसलिए बता रहा हूं, इसमें एक अलग बात है और बाकी सब जगह आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। इस जगह डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिलने वाला प्रोडक्ट क्या है? सेम। ध्यान रखिएगा, गलती मत। किसी को नहीं आया यहां पर तो बता दो मुझे, बता दो, डरो नहीं। नहीं तो ऊंचाई मुंह करना पड़ेगा। तेरे को नहीं आया? शर्म नहीं आती? छोटी सी बात है, देख मैंने बोला था अनसिमेट्रिकल तोड़ेगा कैसे बनेगा, देख BH4 माइनस प्लस, देख ना ये BH2 पॉजिटिव। सही है बेटे? बता इसको कितने लोन पेयर चाहिए? 2 लोन पेयर 2H माइनस देंगे बेटा। बता ये बना सकता है कि नहीं बना सकता है? तो फिर अब क्या दिक्कत आ रही है? अब इस 2H माइनस को इसमें जोड़ देना। बता बोरोन कितने बोल? हाइड्रोजन कितने? 4। वेरी गुड, गिनना आता है तुझे। अब बता BH4 तो बन गया, बता कितना माइनस है? और यहां कितना माइनस बचा? ये ले, एक BH4 माइनस, एक BH4 माइनस, एक और आजकल कितने होते हैं? 2 मोल BH4 बोल बेटे। सिंपल तरीका बता रहा हूं, आसान तरीका। ठीक है, डायरेक्ट आ जाना चाहिए आंसर। अब देखिए, जब मैं B2H6 की रिएक्शन अलग अलग कंडीशन में करवाता हूं, तो मैंने लिया एक्सेस अमोनिया। एक्सेस अमोनिया लो टेम्परेचर और एक्सेस अमोनिया हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पर B2H6 और अमोनिया का रेशियो 1:2। सही है? तो यहां पर देखिए, पहले वाले में बनेगा बेटा BH4 माइनस, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सही है? हाई टेम्परेचर करते ही बदल जाएगा ये BNX, और BNX को आप जानते हैं क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या आप इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं? क्या इसमें बैक बॉन्डिंग है? बैक बॉन्डिंग है। क्या बोरोन ने नाइट्रोजन को अपना लोन कर दिया या नाइट्रोजन ने बोरोन को? क्या ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर है? क्या ग्रेफाइट स्लिपरी होता है? क्या ये भी स्लिपरी होता है? बिल्कुल। बताइए ये ज्यादा रिएक्टिव है या ग्रेफाइट? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट या ग्रेफाइट? क्या रीजन बॉन्ड पोलैरिटी है क्या? ठीक है बात। आइए, इसके नीचे अगर 1:2 रेशियो हाई टेम्परेचर बनेगा B3 N3H6। इसका नाम बताइए, क्या बोराजोल? बोराजोल है क्या? दूसरा नाम क्या बोराजीन है क्या? तीसरा नाम बताओ। इनऑर्गेनिक। चलिए इसके बारे में कुछ बातें बता दो, बताइए, सोच के बोलना। बताइए क्या ये एरोमेटिक है? एरोमेटिक है। क्या इसमें बैक बॉन्डिंग है? पीपाई पीपाई है? पीपाई पीपाई है। अच्छा, बोरोन और नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या sp2 है? अच्छा, ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर है, प्लेनर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है,
क्या ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है? बिल्कुल, लाइक बेंजीन। बेंजीन कैसा है? नॉन पोलर पोलर। ये भी क्या है? और आपको याद है बॉन्ड पोलैरिटी और मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एक दूसरे पर डिपेंड। अच्छा बताइए बॉन्ड पोलैरिटी कैसे बताओगे? डेल्टा EN। और मॉलिक्यूलर पोलैरिटी डाइपोल। बताइए क्या बॉन्ड पोलर है और मॉलिक्यूल नॉन पोलर है? और क्या ऐसा हो सकता है कि बॉन्ड पोलर होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाए? ऐसा संभव है। सही है बात। तो जैसी प्रॉपर्टी आप बेंजीन में बोलते हैं वैसी प्रॉपर्टी बोराजीन में बोलना है। फिर से बोल दे जल्दी एक बार। बेंजीन के बारे में पूछ रहा हूं पहले। बताइए बेंजीन में क्या पाई बॉन्ड है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक है, प्लेनर है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, चलिए नॉन पोलर है। अब आओ यहां पर बताइए क्या ये भी एरोमेटिक है, प्लेनर है, नॉन पोलर है, बैक बॉन्डिंग है, पी पाई है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। किसने किसको दिया? कौन से बॉन्ड के थ्रू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दिया। मतलब इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड के अंदर क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है क्या? कितने हैं कोऑर्डिनेट? क्या बोरोन नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? क्या बोराजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन? रीजन क्या है? बस यही डिफरेंस है, बाकी सारी बातें सेम है। सही है बात। लिखो। अच्छा एक बात और सुन लो, वही तो बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। इधर सुनो, सुन लेना मेरी बात एक छोटी सी। देखो अगर आपको सुन ले, अगर आपको B2H6 अमोनिया की रिएक्शन दी गई है और 1:2 रेशियो नहीं दिया गया, नहीं दिया है, जैसे यहां नहीं दिया, सही है, पर टेम्परेचर हाई दिया गया और 1:2 रेशियो नहीं दिया गया, और अगर ऑप्शन में BNX नहीं है तो फिर आप आंसर क्या लगाओगे? B3N3H6। अगर ऑप्शन में दोनों है तो भी आंसर क्या लगाओगे? B3N3H6। ध्यान रखना इस बात। ये तो स्पेशल कंडीशन मैं बता रहा हूं आपको 1:2 रेशियो वाली, परंतु यदि टेम्परेचर हाई है तो फिर आपको फाइनल आंसर तो बोराजीन ही देना है स्टैंडर्ड कंडीशन में। ये समझ लेना आप बात। हाई टेम्परेचर के केस में आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो ये आंसर देंगे, और अगर दोनों है तो भी हमारा प्रिफरेबल आंसर P3N3H6 ही जाए। ध्यान रखना है इस बात को, गलती मत करना। लिखो कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में 1:2 रेशियो नहीं आता, डायरेक्ट हाई टेम्परेचर आता है, रिएक्शन करवाइए, तो आपको फिर भी आंसर जो है वो बोराजीन ही देना है, B3N3H6। ध्यान रखना। मैं सिर्फ इतना सा बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के हिसाब से बात कर रहे हैं डायरेक्टली अपन, ठीक है। तो आपको आंसर बोराजीन ही देके आना है, जल्दीबाजी में BNX देके मत आ जाना। प्रेफरेबल जो है वो बोराजीन होता है। लिया आपने? जल्दी से लिख लो, आगे चलते। आज कुछ बातें करनी जरूरी है, आज बहुत जरूरी बातें हैं। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, जिसमें एक B2H6 है, दूसरा बोरेक्स है और तीसरा बोरिक एसिड। और बहुत सिंपल चीज है, और आसानी से आंसर दे सकते हैं इसका, बड़ी बात नहीं है, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। ऑनलाइन में भी आ गया था सर, अनसिमेट्रिकल बता दो। अच्छा किया इसने पूछ लिया, ये बड़ी बात थी क्या? पहले डर जाता है। अरे माइक बंद करो, जिसका भी खुला है। डरोगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे? नीट में कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे काम चलेगा? बोलेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ देता हूँ, ज्यादा बेटर है। अब तो असर्शन रीजन भी आने लग गए हैं ना, अब तो बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, कुछ बातें अपने तरीके से सोचनी भी पड़ेगी, अपना दिमाग भी थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा, और ज्यादा नहीं। माइक ऑफ करो यार जल्दी।
चलिए लिखेंगे। अच्छा, मेरे को जहां पर जरूरी लगेगा यूजेस वहीं पर लिखवाऊंगा, ठीक है? जहां पर मेरे को लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस पढ़ के जाना है, वहीं लिखवाऊंगा सर, हर जगह नहीं। अब आप कार्बन मोनोऑक्साइड के यूजेस पूछो तो गलत बात है ना भाई, पॉइजनस होता है, उसका क्या यूज बताऊंगा, और निपटा दोगे दो चार को। चलिए लिखेंगे आगे। कंपाउंड नंबर 2 बोरेक्स। कंपाउंड नंबर 2 बोरेक्स। सेकंड कंपाउंड है बेटा बोरेक्स का, दूसरा नाम है टिंकल और तीसरा नाम है सुहागा। 3 नाम है, बोरेक्स, टिंकल और सुहागा। चलिए बोरेक्स, टिंकल और सुहागा में बात करते हैं। आइए देखते हैं बोरेक्स, टिंकल, सुहागा। चलिए इसके अंदर देखते हैं एक छोटी सी बात। सबसे पहले बोरेक्स का फॉर्मूला जरूरी है, Na2B4O7.10H2। दूसरा फॉर्मूला ये याद करके नहीं जाना, ये याद करके जाना है, पूछा ये गया है, Na2B4O5OH4.8H2। फॉर्मूला नीचे वाला पूछा जाता है, ऊपर वाला नहीं, और आ चुका है एग्जाम। बोरेक्स से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाए, ऊपर वाला पूछा जाए तो अच्छी बात है, नीचे वाला पूछा जाए तो और अच्छी बात है भाई, सब कोई ना कोई आंसर देना, ठीक है? चलिए अब यहां पर बात करें, मुझे बताइए बोरोन कितने हैं? बेटा लिखो मत, अब मैं लिख देता हूं, बाद में लिख लेना। कितने हैं बोरोन? सैंडल एटम बोरोन है 4 है, मतलब ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट है। क्या है ये? जब भी सेंट्रल एटम एक हो या सेंट्रल मेटल एटम एक हो तो उसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर। 2 हो तो बाइन्यूक्लियर, 3 है तो ट्राइन्यूक्लियर, 4 है तो टेट्रान्यूक्लियर, ऐसा बोला जाता है। बताइए फिर से बोलो, बोरोन कितने? अब बताइए, अगर 4 बोरोन है तो मैं क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दूं? याद है मैंने बोला था ये पहले। बताइए मुझे, P4O10 में कितने मेंबर रिंग? फास्फोरस कितने हैं? क्या 4 ऑक्सीजन मिलाकर क्या 8 मेंबर रिंग बना दूं? H3O9 में कितने मेंबर रिंग? बोरासिन में? पक्की बात? P4O6 में कितने हैं? यहां कितने मेंबर? कितने बोरोन उठाऊं? कितने ऑक्सीजन उठाऊं? क्या 8 मेंबर रिंग बना दूंगा बेटे? ये बना दूं। 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑक्सीजन बचा वो ये लगा दिया, 5 ऑक्सीजन गायब, 4 बोरोन गायब, बचे 4 OH। 4 OH में मैंने हर जगह बोरोन के पास एक OH को चिपका दिया। बोल बेटा सही आ गया। 4 बॉन्ड जब बोरोन में आता है तो माइनस आता है, और ये 2 सोडियम प्लस बाहर होंगे जो अटैच होंगे कैटायनिक एनायनिक अट्रैक्शन से। उसके बाद इस बोरोन की बात करूं तो ये sp3 है, इस बोरोन की बात करूं तो ये भी sp3 है, इस बोरोन की बात करूं तो sp2 है, इस बोरोन की बात करूं तो sp2 है। बोल बेटे सही है। कितने बोरोन sp2 है? कितने बोरोन sp3 है? इसका मतलब क्या यहां पर 4 टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट है क्या? 2 बोरोन sp2 और 2 बोरोन sp3 है। बताइए BOB बॉन्ड बोलना कितने? यस सर। क्या कितने हैं? चलिए BOH बोलो, B सिंगल बॉन्ड O, वो मैंने लिख दिया, गिनते रहना। अरे वो लिख दिया ना, बस वही आएंगे, जितना मैंने लिख दिया आएगा उतना ही, गिनते रहिएगा आप बात के बाद। अब इसको गिनने में टाइम नहीं खराब करेंगे, इधर आओ। ये बताओ पहले मेरे को एक छोटी सी बात, Na2B4O7.10H2, जल्दी बोलो, सॉल्ट है क्या? पानी में डाल दिया, कहां डाल दिया? क्या एसिड और बेस बनाएगा क्या? H3BO3 का नाम बताओ। बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड? ऑर्थो क्यों बोला? पायरो, पायरो कैसे बनाओगे? मेटा कैसे बनाएगा? हर किसी का मेटा पॉसिबल, हर किसी का पायरो पॉसिबल। पक्का? बताइए बेस कैसा, स्ट्रॉन्ग या वीक? एसिड, एसिड वीक है,
बेस स्ट्रॉन्ग है तो बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, बोलिए एल्कलाइन या एसिडिक? क्या लिटमस पेपर को रेड से ब्लू करेगा क्या, या ब्लू से रेड? और एसिडिक होता तो इसी से पहचाना जाता है सॉल्यूशन कैसा है। अच्छा एक बात बताओ, बेकिंग सोडा याद है? खाने का धोने का। सोडियम बाइकार्बोनेट है। वॉशिंग सोडा याद है? Na2CO3.10H2O। अच्छा Na2CO3.10H2O को पानी में डाल दो, बताइए क्या NaOH प्लस H2CO3 बनेगा? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? और H2CO3 वीक बेस? यार यार हाथ भी कर रहे हो, बताइए क्या NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है? क्या H2CO3 वीक एसिड है? बताइए एक्वा सॉल्यूशन वॉशिंग सोडा का एसिडिक या बेसिक? इसका भी उसका भी मतलब लिटमस पेपर को रेड से ब्लू या ब्लू से रेड? क्या दोनों करेंगे? ठीक है, अब एक चीज बताइए, अमोनिया क्या गैस है, बेसिक या एसिडिक? क्या वो भी लिटमस पेपर को रेड से ब्लू करेगी? पक्की बात? अच्छा व्हाइट फ्यूम्स किसके आते हैं, और व्हाइट डेंस फ्यूम याद है? चलो अच्छी बात है, याद है, बहुत अच्छी बात है। अब बताइए, तो यहां से 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। कितने तरह के क्वेश्चन बता देता हूं। पहला नंबर है इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। दूसरा है कितनी बोरोन sp2 कितनी बोरोन sp3, और तीसरा क्वेश्चन एक्वस सॉल्यूशन बोरेक्स का कैसा। ये 3 तरह के क्वेश्चन यहां से बनेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और तीनों बन चुके हैं। अब तो रिपीटेशन होगा जो भी होगा। तो लिखे, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, it is a white crystalline solid. Next time लिखे, it contain tetranuclear units. It contain tetranuclear units in which two boron sp2 and other two boron atoms are sp3 hybridized. टेट्रान्यूक्लियर बोलने का रीजन 4 बोरोन, ठीक है ना बात? इसको लिखो। बोरेक्स जो है ना वो ग्लास मेकिंग में भी काम में आता है, ग्लास भी बनाया जाता है बोरेक्स।
ऑनलाइन में जो भी है सब अपने को अनम्यूट करिए। अनम्यूट है क्या? म्यूट करिए, अनम्यूट क्या? पता नहीं कौन क्या ऐसे चालू छोड़ के चला जाता है, पता नहीं क्या चलता रहता है, पता चल रहा है उसमें। कभी कोई माइक ऑन कर देता है, कभी कोई वीडियो ऑन कर देता है, पता नहीं क्या चलता रहता है। ऑनलाइन में भी जबरदस्ती कर रखा, जरूरत ही नहीं है ऑनलाइन की। वो घर पे बैठ के वैसे भी नहीं पढ़ता, और यहाँ कोटा में घूम रहा हुआ इधर उधर, और क्या है। रिकॉर्डेड लेक्चर तो आ जाते हैं, वो अच्छी बात है, पर उसके लिए जो पढ़ाई की इच्छा रखता है, अब उसको आप कैसे पढ़ाओगे जो बना ही नहीं है पढ़ाई के लिए? सीधी सी बात है। अब उसको जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? हर किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, जिसका मन है पढ़ेगा तो वही ना, सीधी सी बात है। सब मन वाली बातें हैं, और जिसका मन पढ़ाई में लगेगा, जिसका मन करेगा, वही आगे जाके कुछ बनेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। वरना बाबू बहुत दुनिया में अलग अलग तरह के काम भी तो है ना, सारे डॉक्टर बन जाएंगे कैसे काम चलेगा भाई? कोई नर्स भी तो बनेगा, उसमें क्या दिक्कत है? सही है ना बात? अब सारे इंजीनियर बन जाएंगे तो भाई मशीनों को ठीक भी तो कोई करेगा, तो उसके लिए पॉलिटेक्निक भी चाहिए, उसके लिए आईटीआई होल्डर भी चाहिए, हर अपना अपना स्पेसिफिक काम में बहुत एक्सपर्टीज होनी चाहिए, सीधी सी बात। लेकिन ये देखो लिखेंगे इसके नीचे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरेक्स। हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरेक्स। और बहुत से तो ऐसा क्या पता ऑनलाइन उस क्लास में बैठा हो तो कोई ऑन करके बैठा हो उसको, ठीक है भाई ऐसे इधर भी पढ़ लेता हो उधर भी पढ़ लेता हो, तो पता नहीं क्या सिस्टम है, समझ में नहीं आता है। मल्टीटास्किंग है, मैं तो बोलता हूँ उसको मल्टीपल डिसऑर्डर है। दो चीजें एक साथ क्या करेगा यार? एक चीज पढ़ ले, दूसरी चीज अपने आप अगली बार पढ़ लेना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरेक्स में लिखें, ऑन हीटिंग, on heating borax first loses, on heating borax first loses water molecules, first loses water molecules, and then swells up, फूल जाता है, एंड देन swells up। ये सॉल्ट की खासियत है, ठीक है? एंड देन swells up on further heating, on further heating on further heating अच्छा एक चीज तो बताना है तुम्हें, अभी बाकी है वो चीज, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा दूं। ऑन फर्दर हीटिंग it convert into transparent liquid, it convert into transparent liquid, it convert into transparent liquid it convert into transparent liquid which solidifies into
transparent glassy material, transparent glassy material is known as borax bead, is known as borax bead, is known as borax bead. देख लिया? अब आइए, तो ये इसका हीटिंग इफेक्ट है जो मैंने एक लाइन से लिखवाया है, जैसे लाइन लिखी थी वैसी लाइन अपन ने लिखवा दी, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं और इस बोरेक्स बीड टेस्ट को देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया ले लेते हैं, क्या क्या है क्या नहीं, सोच के बोलिएगा थोड़ा सा, बताइए। सबसे पहली बात, बोरेक्स बीड टेस्ट का ना दूसरा नाम क्या बेटा? देखिए, ब्लिस्टर का मतलब भी एक तरह से स्वेल्स अप हो जाना है, जो आपने पढ़ा होगा मेटलर्जी में, ब्लिस्टर कॉपर, वो भी फूल जाता है SO2 गैस के निकलने से, और ये भी स्वेल्स अप हो जाता है, फूल जाता है, तो इसका नाम ब्लिस्टर टेस्ट दिया गया है। तीसरा नाम कौन सा टेस्ट है? क्योंकि ये टेस्ट लैब एक्सपेरिमेंट और फ्लेम पर किया जाता है, सही है बात। चलिए अब बात करें यहां पर, देखिए तो सॉल्ट लिया मैंने, बोरेक्स सॉल्ट लेके उसको नाइक्रोम का, सुन लेना मेरी बात, आपको एक लैब एक्सपेरिमेंट का एक तरीका बता रहा हूं यहां पर जो बन रहा है। एक नाइक्रोम का वायर लिया, नाइक्रोम इज अ टाइप ऑफ अलॉय जो निकल और क्रोमियम से मिलाकर बनाया जाता है। अलॉय इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, फ्लेम पर ले जाने से मेल्ट नहीं होगा, इसलिए वायर ऐसा लेना पड़ेगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। तो उसको क्या किया मैंने, उस नाइक्रोम के वायर को लेकर घुमा घुमा के लूप बना दिया, लूप समझते हो, स्फेरिकल रिंग बना दिया, और उसके ऊपर बोरेक्स पाउडर को रख दिया, बोरेक्स को पाउडर बना दिया साहब, है ना, सॉलिड जो भी है उसको पाउडर बनाया जा सकता है, पीस लीजिए, है ना, मिक्सी में डाल दो, ठीक, चूरा बना देना, बिल्कुल अमोर्फस फॉर्म। तो इसको पाउडर को उस लूप के ऊपर रख दिया और फ्लेम पर लेके गए, फ्लेम पर जैसे लेके जाओगे टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर मिलते ही 10 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा, जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकलेगा ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, वैसे ही ये बनेगा एनहाइड्रस बोरेक्स, और जैसे ये एनहाइड्रस बनता है वैसे ये फूल जाता है, और फूल कर उस लूप के चारों तरफ स्फेरिकल फॉर्म में चिपक जाएगा, सही है बात। और आपने ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा भी है, लैब में नहीं, आपने तो नॉर्मल उनसे खेला भी है, पर आपको पता ही नहीं कि जिनसे खेला है वही बोरेक्स बीड टेस्ट है। कंचे देखे आपने, वही बोरेक्स बीड है, वही बोरेक्स बीड है जो ग्लासी मटेरियल होता है, वही बोरेक्स बीड है, लैब एक्सपेरिमेंट है हमारा, और उस लैब एक्सपेरिमेंट को पहले किया गया, बाद में इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया गया। अब आपने कंचे देखे होंगे, ट्रांसपेरेंट भी देखे होंगे, कलरफुल भी देखे होंगे, ब्लू कलर, डीप ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, हर तरह के देखे हैं, पर अब उनको पता ही नहीं है कि वो हमारा बोरेक्स बीड टेस्ट है, सही है। तो उसी कंचे की बात कर रहा हूं, उसी को बना रहा हूं। तो लूप पे क्या हुआ, स्फेरिकल फॉर्म में वो चिपक गया, चारों तरफ चिपक गया, और फूल कर चिपक गया स्फेरिकल फॉर्म में। अच्छा, वो स्फेरिकल फॉर्म में ही क्यों चिपका? क्योंकि लूप स्फेरिकल थी, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो, और स्फेरिकल फॉर्म में चिपक गया। अब चिपकने के बाद उसमें टेम्परेचर मैंने और बढ़ाया, पहले भी टेम्परेचर ज्यादा था, बाद में और किया, तो वो ट्रांसपेरेंट ग्लासी मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, जो कि मैंने आपको लाइन पे लिखवाया है, सही बात। अब ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी मटेरियल पता कैसे चलेगा कौन किस में बदला? तो देखिए, जब ये एनहाइड्रस बोरेक्स बना था, ये स्वेल्स अप हो रहा था या फूला था, तब ये ओपेक था। ओपेक का मतलब जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो ये मटेरियल ओपेक था। टेम्परेचर बढ़ाने से ये मटेरियल ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट होने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट और इसको बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, और इसका दूसरा नाम आप जानते हो, बोरॉन सेस्कियो ऑक्साइड, याद है क्या? C3O2 क्या, और 2,3, और इसका दूसरा नाम बोरिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड जानते हो, दो तरह के होते हैं, सिंपल और, बताइए जो एक ही तरह का एसिड देगा, सिंपल या मिक्स? अच्छा, मैं नाम ले रहा हूं, बताना। N2O4, N2O4, N2O5, CO2, P4O10, P4O10, NO, ये एनहाइड्राइड ही, N2O, CO, क्योंकि पानी में जाकर किसी तरह का कोई असर देते ही, याद है ना? चलिए अब आइए, आप देखिए ट्रांसपेरेंट कंचा बन चुका है,
ट्रांसपेरेंट कंचा बन चुका है। अब आने वाली बात है कलर। कलर आते हैं, आइए। अब कलर में भी यहां पर देखिए मैंने क्या किया, इस गरम गरम कंचे पर हमने एक सॉल्ट का पाउडर छिड़क दिया। छिड़कना तो समझते हो। चलो, तो मैंने जैसे ही गरम गरम इस कंचे पर कॉपर सल्फेट का पाउडर छिड़का, टेम्परेचर मिलते ही ये कॉपर +2, ये SO4 -2 और ये +6, और टेम्परेचर मिलते ही सल्फेट का टूटना मैंने आपको समझाया है। बताइए यहां पर रिडॉक्स है या नहीं है? रिडॉक्स नहीं है तो बताइए क्या सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या SO3 गैस बनेगा? क्या सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बनेगा? बताइए चार्ज क्या होगा? चार्ज क्या होगा? गैस कहां जाएगी, बाहर या अंदर? और क्या ये वहीं चिपक जाएगा? कॉपर ऑक्साइड वहीं चिपक गया, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड वहीं चिपक गया। वहीं चिपका तो ये मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक होगा, और वहां चिपका तो वहां B2O3 बैठा है जो कि एसिडिक ऑक्साइड है। सही है बात? एसिड बेस मिलकर क्या बनेगा? सॉल्ट। और यहां सॉल्ट बनता है CuBO2 होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं क्यूप्रिक मेटाबोरेट। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक मेटाबोरेट। और इस मेटाबोरेट के बनने की खुशी में यहां पर ब्लू कलर जनरेट होता है। तो बताइए कलर आने का रीजन क्या है? मेटाबोरेट का फॉर्मेशन। व्हाट इज द रीजन ऑफ कलर? फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोरेट। तो कलर आने का रीजन मेटाबोरेट का फॉर्मेशन है। मेटल बदलोगे कलर बदलेगा। मेटल बदलोगे। एनसीईआरटी में सिर्फ एक कलर दिया है कोबाल्ट का, वो है डीप ब्लू। इसके अलावा कोई कलर एनसीईआरटी में? तो आपको भी सिर्फ 2 कलर याद करने हैं। कॉपर 2+ का तो है ब्लू, और कोबाल्ट 2+ का है डीप ब्लू। सही है बेटे बात? अब सुनना मेरी एक छोटी सी बात। क्वेश्चन कहां, सर ये तो सारी बातें ठीक है, हटाओ। मतलब ये समझाओ क्वेश्चन कैसे आएगा, कहां से आएगा, बात इससे पर करो डायरेक्ट। सही बात है? फालतू चीजों में क्या रखा है, काम की बात करें, ज्यादा अच्छा है। चलिए बताइए, अब सुनना मेरी बात। अरे रुको, बाद में ये सब थोड़ी देर में अभी है ना, अभी इधर आओ, काम की बात समझो भाई। अच्छा बताइए, क्या कंचे पर कलर आ चुका है? यहां तक क्या ये ट्रांसपेरेंट था? फिर क्या कलर आ चुका है? क्या बोरेक्स का इस्तेमाल क्या ग्लास बनाने में किया जा सकता है? मेकिंग ऑफ ग्लास मैंने कंचा ग्लास ही तो है, और क्या है यार बेटे? सही है, चॉकलेट थोड़ी ना है। आइए अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे क्या क्या है, आप समझो, आंसर दे दीजिए। बताइए आपके सिलेबस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बताइए ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग हीट करने पर स्वेल्स अप हो जाता है? हाँ क्या बोला? क्या बोला? क्या होता है ये? कब? पहली बात है ना। दूसरी बात, क्या ज्यादा हीट करोगे तो क्या वो ट्रांसपेरेंट ग्लासी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन, इस ग्लासी मटेरियल में एक्टिव रिएजेंट कौन है, NaBO2 या B2O2? B2। क्या वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? ये तो पार्टिसिपेट करता ही। अब बताए गलत फहमी क्या होती है? गलत फहमी सुनो, नाम बोलो इसका। क्या बन रहा है? मेटाबोरेट। सही है ना बात? चलो ये बताओ क्या लिखा है? क्या मेटाबोरेट यहां पर भी लिखा है? क्या मेटाबोरेट यहां पर भी बन रहा है? तो बताइए इंसान क्या सोचता है कि ये मेटाबोरेट जो यहां पर बना होगा ना वो इससे आया होगा। सही है ना? तो वो एक्टिव रिएजेंट का आंसर क्या देके जाएगा? सोडियम मेटाबोरेट। और हम क्या देंगे? बोरिक एनाइड, क्योंकि रिएक्शन तो वो करता है। सही है ना बात? गलती करके मत आ जाना, एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, इस Na2B4O7 के नीचे सोडियम मेटाबोरेट लिखा हुआ है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक में वो क्या है, प्रिंटिंग मशीन थोड़ी सरक गई तो वो यहां लिखने की जगह वो यहां आ गया, तो ये सोडियम मेटाबोरेट नहीं है, NaBO2 होता है सोडियम मेटाबोरेट। समझ गए ना बात? अब सुनो क्या बोला मैंने, ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो हीट करने पर, स्ट्रॉन्ग हीट करने पर सॉल्ट सब होता है? ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग हीट करने पर ट्रांसपेरेंट ग्लासी मटेरियल में कन्वर्ट होता है? ट्रांसपेरेंट ग्लासी मटेरियल के अंदर बताइए मुझे एक्टिव रिएजेंट कौन है? क्या B2O3 का नाम बोरिक एनाइड्राइड है? क्या बोरॉन सेस्की ऑक्साइड है? क्या उसके नेचर एसिडिक है? अगली बात आइए, ये टेस्ट कौन देगा ये बताइए, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक या डी ब्लॉक? डी ब्लॉक में भी ट्रांजिशन एलिमेंट ये टेस्ट देंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट ये टेस्ट देंगे, बाकी एलिमेंट ये टेस्ट, मतलब जिंक कैडमियम मरकरी ये टेस्ट। अब सुनना, ट्रांजिशन एलिमेंट में बताइए जिंक कैडमियम मरकरी आएगा नहीं आएगा? तो वो 3 तो चले गए। अब सुनना,
ट्रांजिशन एलिमेंट में भी कौन ये टेस्ट नहीं देंगे वो समझो आप। अब पुरानी बातें पूछ रहा हूं क्योंकि आपको याद होनी चाहिए, मैं बता चुका हूं। बताइए, मैंने सिल्वर का सॉल्ट लिया, सिल्वर का सॉल्ट लिया तो बताइए ऑक्साइड बनेगा या सिल्वर? याद है आपको? इसका मतलब सिल्वर का ऑक्साइड बना या नहीं बना? क्या वो लेस थर्मली स्टेबल है क्या? ऑक्साइड नहीं बनेगा तो फिर मेटाबोरेट भी, इसका मतलब सिल्वर भी ये टेस्ट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में सिल्वर ये टेस्ट। दूसरी बात, गोल्ड एंड प्लेटिनम भी ये टेस्ट, क्योंकि आपको याद होना चाहिए गोल्ड प्लेटिनम आर नॉर्मल, वो नॉर्मली रिएक्शन करते ही। तो फिर बताइए ट्रांजिशन एलिमेंट क्या सारे ये टेस्ट देंगे? कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट ये टेस्ट नहीं देंगे? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये टेस्ट, जिंक, कैडमियम, मरकरी भी ये टेस्ट, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम भी ये टेस्ट। बताइए क्या मैग्नीज देगा? मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकेल, एल्यूमिनियम देगा नहीं देगा? क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सोडियम, क्योंकि वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट। अब तीसरा लास्ट क्वेश्चन, कलर आने का रीजन बताओ। मेटाबोरेट का फॉर्मेशन। आ गई बात समझ? तो ये 3-4 तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, बहुत जरूरी है। हो जाएगा याद? देखो, फिर मैं लास्ट में लिखवा दूंगा इसके बारे में कुछ जो मैंने पूछा है वो मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, पहले लिख लो। तो ये लैब एक्सपेरिमेंट जो शुरू हुआ वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस तक पहुंचा, ग्लास मेकिंग प्रोसेस तक पहुंचा। कलर्ड ग्लास बोरेक्स से भी बनाए जाते हैं। अच्छा, आपने सबने देखा होगा ना कि जो कंचियों में अलग अलग डिजाइन होती है अंदर, वो डिजाइन बनाई नहीं जाती, वो बन जाती है जब वायर को बाहर खींचते हैं। ठीक है, तो वो डिजाइन इसलिए तो अलग अलग मिलती है सब में, एक जैसी नहीं मिलती। और आप सोचते हैं उसको डिजाइन बनाई जाती होगी, नहीं, वो जो नाइक्रोम का वायर बाहर खींचा जाता है उससे अंदर अलग अलग तरह की ऐसी लहराती हुई डिजाइन बन जाती। अब कौन कैसे लाए वायर खींच रहा है तो डिपेंड करता, खींचने के ऊपर डिपेंड करता। तो अपने बोरेक्स के अगर मैं पूरे टॉपिक के अंदर बात करूं तो कम से कम 7-8 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, स्ट्रक्चर से, इसके नेचर से, इसके फॉर्मूले से, इसके हीटिंग इफेक्ट से, इसके कलर आने की प्रॉपर्टी से, कौन ये टेस्ट देगा कौन नहीं देगा इससे, कलर क्यों आता है इससे, एक्टिव रिएजेंट कौन है ट्रांसपेरेंट ग्लासी मटेरियल में इससे। तो 7-8 तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। अच्छा बताइए, एक छोटी सी बात तो बताओ लिखते लिखते, PCl5 के हाइड्रोलाइसिस के दौरान बनने वाला स्टेबल इंटरमीडिएट यो याद है ना? ये वो हाइड्रोलाइसिस ऐसा है, पार्शियल या फुली? पार्शियल। अच्छा, फुली हाइड्रोलाइसिस में प्रोडक्ट जो बनेगा बता दोगे? ठीक। मैं देखो एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, जिसका मेटा बनेगा उसी के प्रीफिक्स में ऑर्थो लगाना है। अब आप ये मैंने बात समझा दी है, अब जहां पर भी आप मेटा बनाओगे अंडरस्टूड है कि ऑर्थो लगा देना है ना। ये मत सोचना कि यहां पर सर ने लिखवाया नहीं तो मेरे को नहीं लगाना है, ये बात नहीं है, ये तो एक टर्मिनोलॉजी है। जैसे मान लीजिए फास्फोरस एसिड है, फास्फोरस एसिड का मेटा बनेगा तो आप उसको ऑर्थो फास्फोरस एसिड बोल सकते हो, वो बात अलग है कि मैंने 1-2 एग्जांपल लिए थे सिर्फ। इसके नीचे लिखेंगे, हाँ इसके बाद ही लिख लो, जरूरी है।
BO2 whole twice. गलती से सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम में ये टेस्ट देके मत आ जाना। आप ट्रांजिशन एलिमेंट खेलते खेलते जल्दीबाजी में सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम में बोरेक्स फिट टेस्ट बता के आ जाओ, वहां मेटाबोरेट बनेंगे नहीं, वहां पर वो डीप ब्लू होगा। कलर आने की जो खुशी है ना, वो सिर्फ मेटाबोरेट ने ही दी है। अच्छा, मेटाबोरेट नहीं बनता तो कलर भी नहीं आता, फिर कलर सॉल्ट का होगा यहां। चलिए अब लिखेंगे, लिखें दिस टेस्ट इज गिवन बाय, this test is given by only, this test is given by only transition elements. This test is given by only transition elements except, this test is given by only transition elements except silver gold platinum, except silver gold platinum. अच्छा, एक्सेप्ट में जिंक कैडमियम मरकरी भी लिखवाऊंगे, क्यों? अंडरस्टूड है क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट लिख दिया है ना। नेक्स्ट टाइम लिखे, कलर इज ऑब्टेन्ड, color is obtained, color is obtained on borax bead, color is obtained on borax bead is due to the formation of metaborates. Color is obtained on borax bead is due to the formation of metaborate, is due to the formation of metaborate. And third line, active part in glassy material is, active part in glassy material is B2O3. Active part in glassy material is B2O3. सही है? ये तीन बातें तो तीन क्वेश्चन इस पर बनेंगे, और एक हीटिंग इफेक्ट पे जो लाइन लिखवाई थी, वहां सेल्स अप होने की लाइन लिखवाई है, उस पर एक क्वेश्चन बन जाएगा अगर वो पूछा जाता है। ठीक, चलिए लिख लिया। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से लिखे इसके नीचे, कंपाउंड नंबर थर्ड बोरिक एसिड, कंपाउंड नंबर थर्ड बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में लिखो बेटा, सबसे पहले लिखेंगे प्रिपरेशन। बोरिक एसिड की सबसे पहले लिखो प्रिपरेशन, कुछ प्रॉपर्टी बाद में लिखेंगे। पहले प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड की बात करते हैं, फिर इसके सम्मान में कुछ लाइन लिखेंगे बात। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे आप, नॉन मेटल्स में, जितने भी नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में हैं, उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? फिर से एक बार क्या? फिर से एक बार। अच्छा, सारे नॉन मेटल्स में मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है? बोरोन। बोरोन हैज मैक्सिमम डेंसिटी इन ऑल नॉन मेटल्स। लिखो मत, रुक जाओ, लिखो, लिखवा दूंगा मैं। आप एक चीज बताइए पहले, ये बोरोन फाइबर्स वाला बुलेट प्रूफ जैकेट लिखवा दिया था। एल्यूमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या थैलियम? बिकॉज एल्यूमिनियम की आईपी कम है क्या? ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन अ बोरोन फैमिली एंड लोएस्ट? लिखवाया था क्या? पढ़ना इनको, फिर एक और लिख लो, आप तो लिख लो, ऊपर ही लिख लो, बोरोन हैज मैक्सिमम डेंसिटी इन ऑल नॉन मेटल्स। बोरोन हैज मैक्सिमम डेंसिटी इन ऑल नॉन मेटल्स।
जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उसमें बोरोन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। क्या इसका B12 स्ट्रक्चर होता है ना, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने से वॉल्यूम कम हो जाता है, डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। इसी वजह से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है बोरोन का इनर ग्रुप, और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम का। एक बात और बताइए, मैं क्या बोल रहा हूं, आपने ध्यान से सुना मैंने क्या लिखवाया? सारे नॉन मेटल्स में मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है? बोरोन। और अगर बोरोन की फैमिली में बात करो तो बोरोन की डेंसिटी मिनिमम है। समझ लो, जो अब नहीं समझ में आएगी बात तो क्या बेटा परखच्चे उड़ गए क्या? सिंपल बात बोल रहा हूं, जितने नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में है उसमें हाईएस्ट डेंसाइल बोरोन है। पर अगर खुद के ग्रुप में बात करें तो टॉप टू बॉटम मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो मैक्सिमम थैलियम की होगी और मिनिमम बोरोन की। लिख लो ये भी यार, याद नहीं रहे फिर बोलोगे तो। लिख लो, बोरोन हैज मिनिमम डेंसिटी इन अ ग्रुप। बोरोन हैज मिनिमम डेंसिटी इन अ ग्रुप। सारे नॉन मेटल में मैक्सिमम, अपने ग्रुप में मिनिमम। क्योंकि टॉप टू बॉटम मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो थैलियम की ज्यादा होती है, बोरोन की कम होती है अपने ग्रुप में। पर अगर नॉन मेटल से कंपैरिजन करो कहीं पर भी डेंसिटी मैक्सिमम बोरोन की होती है। तो ये दोनों बातों में डिफरेंस है। चलिए अब आइए, आओ यहां पर प्रिपरेशन की बात करें। प्रिपरेशन में नंबर 1, बेटा आप ही बताना, 2-3 प्रिपरेशन आप बताओगे, एक मैं बताऊंगा जो याद करनी है आप। ठीक है, बाकी आप बताओ, जल्दी जल्दी बोलते आना। आजा बेटे जल्दी से, धमाधम करते हैं बात, लगे हाथ। चलिए, BCl3 का हाइड्रोलाइसिस क्या देगा? हाँ, क्या BCl3 का हाइड्रोलाइसिस जो है क्या बेटा बोरिक एसिड देगा क्या? चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड बताइए, B2O3 को पानी में डालेंगे तो बताइए क्या ये भी बोरिक एसिड देगा क्या? क्या ये बोरिक एनहाइड्राइड है क्या? पानी में डालोगे तो बोरिक एसिड बनेगा। तीसरी बात, ये याद है क्या? ये याद है क्या? ये याद है क्या? क्या यहां पर बोरिक एसिड बनेगा क्या? प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी क्या? ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? बोरिक एसिड या हाइड्रोजन गैस? ये बोरिक एसिड तो हम कहीं से भी बना लेंगे, पर हाइड्रोजन हर जगह से बनाई नहीं जा सकती। सही है ना बात? ये बात तो 3 आपको याद है। अब आइए चौथी करें, इसका नाम तो बताओ, क्या नाम है? बोरैक्स। और ये ले लिया मैंने कॉन्सेंट्रेट H2SO4, या फिर ले लिया मैंने कॉन्सेंट्रेट HCl। सही है? नहीं, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा तो बनेगा बेटे NaCl और Na2SO4। इनका मैंने हॉट सॉल्यूशन लिया है। कौन सा सॉल्यूशन? थोड़ा गर्म लिया है बाबू, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आसानी से प्रोसीड। बताइए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से सॉल्ट बन गया, प्लस साथ में बनेगा H3BO3। दिस इज बोरिक एसिड प्रिपरेशन मेथड। नाम क्या है? बोरिक एसिड। इसका नाम क्या है? तो ये हो गया बेटे BbCH। क्या हो गया ये बोलो? नहीं, BbCH। BbCH का फुल फॉर्म सुन लो, बोरेक्स टू बोरिक एसिड, बोरेक्स टू बोरिक एसिड बाय यूजिंग कंसंट्रेट H2SO4। शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे भाई साहब, और याद एक ही रखनी है, ये तो जरूरत ही, ये तो हम बता ही देंगे। चलिए बताइए क्या बोलोगे फुल फॉर्म? बोरेक्स टू बाय यूजिंग, सही है। अब बताइए BbCH याद हो जाएगा, वो मैं करवा दूंगा, वो छोड़वा, वो तो बड़ी बात है ही नहीं, वो तो 4 बार पूछेंगे, 5वीं बार में याद हो जाए। सही है ना बात? अब देखिए, अब एक छोटी सी बात, एनसीईआरटी लाया कोई 11 किसी के पास? लाउडा पकड़ो, आगे आगे जल्दी, बेटा हाथ बढ़ा बेटा जल्दी। अरे ये आगे, एक कोई बात, ये आगे, अरे नई नई खरीदी अभी, ये ज्यादा ठीक है। ये तो अभी नई, बिल्कुल नया मामला है, बिल्कुल ये इसको छुआ तक नहीं ऐसा लग रहा है। अरे भाई बेटा इसको कभी तो पढ़ लेता यार। नहीं नहीं, रंगीन कर रखा है इसने।
पर ये अभी तक थोड़ा बहुत ही रंगीन किया है। अच्छा, जहां तक पढ़ा है वहां तक रंगीन किया है, उसके आगे भी पढ़ लेना है इसको, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। आइए क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोच के बोलना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है भाई। और किसी के पास एनसीईआरटी हो तो वो देख भी नहीं सकता क्योंकि आंसर तो है नहीं यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, पर आंसर हम देंगे आज, देखना। और अच्छा, हिंदी में बताऊं या इंग्लिश में पूछूं? दोनों में भाई, तुम तुम्हारे हिसाब से देखो ना। इंग्लिश में अगर पैर छोटा है तो बता दो। चलिए आइए, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। एक सर्टेन सॉल्ट एक्स, एक कोई पर्टिकुलर सॉल्ट एक्स है, वो कुछ रिजल्ट देता है। वो रिजल्ट मैं बोल रहा हूं, आपको सॉल्ट एक्स पहचानना है। नंबर वन, a certain salt x gives the following result. Number one, its aqueous solution is alkaline to litmus. वो तो मैं वॉशिंग सोडा भी बोल सकता हूं, वो तो मैं बोरेक्स भी बोल सकता हूं। अभी पता, क्योंकि बहुत से सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन अल्कलाइन हो सकता है, तो पता नहीं चला। सेकंड पॉइंट देखते हैं पता चलता है कि नहीं। इट्स स्वेल्स अप टू ए ग्लासी मटेरियल, पता चल गया। अब बोरेक्स के अलावा कुछ और हो ही। तीसरी बात और बताओ, सॉल्ट पता चल गया एक्स है। अब उस एक्स सॉल्ट के हॉट सॉल्यूशन में, मतलब उसके हॉट सॉल्यूशन के अंदर या कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मैंने मिलाया गरम, तो व्हाइट क्रिस्टल ऑफ एन एसिड जेड प्रेसिपिटेट्स आउट। व्हाट इज जेड? ये उसकी रिएक्शन है। सही है बात, हो जाएगा। कितना आसान पेपर है, कितना आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और आप इनको छोड़कर पता नहीं कहां उलझे पड़े। ये क्वेश्चन करने हैं, पर क्वेश्चन इसमें से आते हैं डायरेक्ट देखे हुए। आपको एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताना, ये बताओ बेटा, ये आयन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? हाँ, बोरोन 6 बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? 4 से ज्यादा पॉसिबल? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कहां लिखा है बताओ? बोरेक्स बीट टेस्ट में जो कोबाल्ट 2+ का जो बोरेक्स बीट टेस्ट दिया हुआ है ना, वही ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और वो एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन एज इट इज छपा हुआ है। अब आप करोगे तो पता चलेगा ना कि क्या आया है क्या नहीं आया। नहीं करोगे तो क्या पता चलेगा? आप बताओ। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, जिसको पता चलेगा हो जाएगा, जिसको नहीं पता चलेगा नहीं होगा। अब बताओ अगला क्वेश्चन बताना मेरे को, एक छोटा सा। अच्छा एक बार बताइए, बोरिक एसिड पॉलीमराइजेस ड्यू टू, बोरिक एसिड पॉलीमराइजेस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पॉलीमराइज होता है। अच्छा, डाइबोरेन में बोरोन का हाइब्रिडेशन क्या है? ये मैंने दिया हो, कितना आसान चीज है। अच्छा एक चीज और बताइए, एक्वस सॉल्यूशन बोरेक्स का ऐसा है, न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक? बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक है, तो बोरेक्स बीट टेस्ट से भी है। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पर। भाई थर्मोडायनेमिकली कौन ज्यादा स्टेबल है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन? फ्लोरीन, डायमंड, ग्रेफाइट? थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा एक ऑक्साइड बता रहा हूं, ऑक्साइड बोल रहा हूं, बताना एसिड, बेसिक, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है कि एम्फोटेरिक है? CO, हाँ, B2O3, CO2, SiO2, Al2O3, PbO2। क्या 5 मेटल याद है आपको? कौन कौन से? बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड। इनके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक और हाइड्रोक्साइड भी, और ये खुद मेटल भी होती है। अच्छा बताइए, Tl2O3, Tl2O3 हेलियम का ऑक्साइड कैसा होगा? बिस्मुथ का ऑक्साइड, बिस्मुथ ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, फास्फोरस का ऑक्साइड, आर्सेनिक का ऑक्साइड, एम्फोटेरिक, एंटीमनी का ऑक्साइड, एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, गैलियम का ऑक्साइड, इंडियम थैलियम का ऑक्साइड। ऐसे आपको इंडिविजुअल भी पता होना, क्योंकि बिस्मुथ के ऑक्साइड से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्ट पूछा था कि बताइए कौन सा ऑक्साइड बेसिक है। 4 ऑप्शन में Bi2O3 बिस्मुथ का ऑक्साइड गया था बेसिक नेचर में। जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आंसर देना पॉसिबल, बहुत जरूरी बात है। और ये एसिडिक बेसिक नेचर या एम्फोटेरिक नेचर से तो क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं है, तो पढ़ के जाना ही है उसको। समझ में आ गई बात? लिखो इसको प्रिपरेशन के अंदर। बोरिक एसिड के पॉलीमराइज होने का रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सॉफ्ट एंड स्लिपरी होने का रीजन है वॉन डबल फोर्स। ग्रेफाइट के क्या बताइए, ग्रेफाइट यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट,
रीजन क्या है? वॉन्डवल फोर्स। Yes. स्लिपरी होता है हाँ। वॉन्डवल फोर्स की, तो जहां पर भी वॉन्डवल फोर्स होगी वो स्लिपरी होंगे, इसलिए तो बोरिक एसिड को कैरम पाउडर की तरह यूज में लेते हैं। अच्छा, टेल्कम पाउडर क्या है? सिलिकेट। क्या टेल्कम पाउडर इज अ टाइप ऑफ सिलिकेट? सिलिकेट कैसे होते हैं? प्लेनर, नॉन प्लेनर? तो कैरम बोर्ड पे उस टेल्कम पाउडर पॉन्ड्स को लगाइए, कैरम बोर्ड खराब हो जाएगा। बोरिक एसिड लगाइए, खराब कभी नहीं होंगे। कंफर्म है बात, क्योंकि बोरिक एसिड प्लेनर होता और टेल्कम पाउडर नॉन प्लेनर है, तो कैरम बोर्ड खराब हो जाएगा अगर आपने पाउडर यूज किया घर का, जो कि नॉर्मली करते हैं इंसान, और थोड़े टाइम के बाद वो खराब हो जाता है उसका बोर्ड। और आप बोरिक एसिड लगातार यूज करिए, कभी खराब नहीं होगा कैरम पाउडर, सॉरी कैरम बोर्ड। इसलिए कैरम पाउडर में बोरिक एसिड दिया जाता है, पॉन्ड्स का डिब्बा नहीं थमाया जाता, या ये नहीं बोला जाता कि कैरम पाउडर यहां से लेना, पॉन्ड्स वहां से लेना। बोरिक एसिड स्पेशली आता है, और हम तो कहां बोरिक एसिड ढूंढेंगे, हमें क्या पता बोरिक एसिड, और हमको तो व्हाइट पाउडर चाहिए। सीधी सी बात। अब वो चाहे नाइसिल हो, नवरत्न हो, हिमालय हो, या पॉन्ड्स हो, मैक्सिमम तो पॉन्ड से मिलता है घरों पे, बस उसी को धीरे धीरे खाली करते जाते हैं। अब देखिए, पाउडर बना के स्लिपरी तो किसी को भी बनाया जा सकता है। अगर आप बोरेक्स को पाउडर बनाओगे तो स्लिपरी तो वो भी बनेगा। जल्दी से लिखो, इसके नीचे पॉइंट लिखवाने हैं, जल्दी लिखो, समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। लिखे यार, ये है ना, जब मैं ऐसे गोले बनाऊं और ऐसे एरो लगाऊं तो तुम भी मत लगाया करो, वो तो मैं ऐसे ही बताता हूं। तुम भी ये बिल्कुल यह गोला बना के ये एरो, इससे क्या होगा? ये ऐसे गोला बना के डबल राइट, वही चीज, ये गोला ऐसे मत बनाया करो, तो समझाने के लिए वक्त बना देता हूं। बिल्कुल चिपक के टिपते हो। लिखे, बीबीसीएस याद रखना बेटे, पहला बी है बोरेक्स, दूसरा बी है बोरिक एसिड, और वो बनेगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन पर, ठीक है। और सॉल्यूशन ले लीजिए, सॉल्यूशन लेना है, एक्वस सॉल्यूशन बना के काम करना है यहां पर। चलिए लिखेंगे, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, जल्दी से लिखते हैं ना, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, भैया शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो यार, है ना। इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, पूरा पूरा मत दो, शॉर्ट फॉर्म में लिखो थोड़ा। इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। नेक्स्ट पॉइंट, boric acid polymerizes due to intermolecular hydrogen bond. Boric acid polymerizes due to intermolecular hydrogen bonding. Next point, it exhibit p-pi back bonding. It exhibit p-pi back bonding. मुझे तो कोई शॉर्ट में लिखता हुआ नजर नहीं आ रहा, सब वही लिखे जा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। It exhibit p-pi back bonding, ब्रैकेट में लिखें, boron and oxygen both are sp2 hybridized, both are sp2 hybridized। अच्छा, sp2 hybridized मतलब क्या हुआ? प्लेनर, नॉन प्लेनर? नेक्स्ट लाइन में लिखें, it has a planar structure, it has a planar oblique, नहीं, चलो ठीक है, layered planar oblique layered oblique sheet like structure, planar oblique layered oblique sheet like structure, between two layers weak van der Waals forces are present, between two layers weak van der Waals force are present, that's why it is soft, and slippery, soft and slippery होने का रीजन van der Waals force, पॉलीमराइज होने का रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सोच के देना जो भी पूछा जाए,
Next point. It is not a proton donor acid. It is not a proton donor acid. It is not a proton donor acid, but it can accept OH minus ion. But it can accept OH minus ion from water species. It can accept OH minus ion from water species. OH minus ion from water species. So it can act as a monobasic Lewis acid. Underline कर लो इसको. So it can act as a monobasic Lewis acid. ध्यान रखना, इसको ट्राई बेसिक मत बोलना, ये मोनोबेसिक है. Monobasic Lewis acid. Next point. It is less soluble in cold water. It is less soluble in cold water. It is less soluble in cold water, but highly soluble in hot water. It is less soluble in cold water, but highly soluble in hot water. Next, it is used as an antiseptic. It is used as an antiseptic for eye wash. याद है ये? It is used as an antiseptic for eye wash. और एक लास्ट पॉइंट और लिख लो आप. Used in a carom powder. सही है ना बात? यूज्ड ना कैरम पाउडर. ठीक है, चलिए इसके आगे बाकी बातें करेंगे कब?